हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 12th में अगर बिजनेस स्टडी है तो उसमें भी आपसे पूछा जाता है। बीकॉम में आपके कंपनी लॉ सब्जेक्ट है उसमें आपसे पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड अ पार्टनरशिप, मतलब कंपनी और साझेदारी में आपको अंतर बताना है। कंपनी और साझेदारी में अंतर लिखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, जब भी आप डिफरेंस का क्वेश्चन करते हो तो आपको कभी भी क्या है, ऐसे पैराग्राफ में बना के डिफरेंस नहीं लिखना। आपको क्या करना है, पॉइंट बना के बेसिस के अकॉर्डिंग आपको अपना डिफरेंस शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको कंपनी का मीनिंग लिखना है, उसके बाद पार्टनरशिप का मीनिंग लिखना है, उसके बाद आपको डिफरेंस शुरू करना है। तो सबसे पहले आप कंपनी का मीनिंग क्या लिखोगे कि अंग्रेजी शब्द कंपनी की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंपेनिस से हुई है। कंपेनिस वास्तव में दो शब्दों कम प्लस पेनिस से मिलकर बना हुआ है। कम का अर्थ है साथ साथ और पेनिस का अर्थ है रोटी। प्रारंभ में कंपनी का आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से था जो अपना खाना साथ साथ खाते थे। मतलब जो कम का मतलब क्या होता है, साथ साथ, और पेनिस का मतलब होता है रोटी। मतलब जब एक साथ खाना खाते थे उसको हम क्या कहते थे, एक तरह से कंपनी। एल्फ्रेड पामर के अनुसार प्राचीन समय में व्यापारी वर्ग के लोग सार्वजनिक भोजनादि के समय पर अपने व्यावसायिक समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करना उचित समझते हैं। मतलब जो वो खाना खाते थे तब वो बिजनेस से रिलेटेड है जो वो बातें करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे व्यापारी अपना संघ बनाने लगे और वही संघ आगे चलकर कंपनी कहलाने लगा। परंतु आजकल कंपनियों का तात्पर्य ऐसे संघ से जिसमें ना बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जब व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं संयुक्त रूप से तो उसको हम क्या कहते हैं, आजकल कंपनी कहते हैं। जैसे सामान्यतः अर्थ में कंपनी लाभ के लिए बनाई गई कुछ व्यक्तियों की ऐच्छिक संस्था है जिसका पूंजी हस्तांतरणशील सीमित दायित्व वाले अंशों में विभाजित होते तथा जिसका रजिस्ट्रेशन एवं कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अपना कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। मतलब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और आपकी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, जिसमें संयुक्त रूप से कोई लोग व्यक्ति पूंजी लगाते हैं लाभ कमाने के लिए, कोई ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप का मीनिंग आपको पता ही होगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या है मिलकर कोई कार्य करने की सोचते हैं, कोई बिजनेस करने की सोचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंस शुरू करते हैं। तो डिफरेंस है आपका, ये आपका डिफरेंस है। तो ये 12 पॉइंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला है अंतर का आधार लिखना है आपको, कंपनी लिख रहा है और साझेदारी लिखना है। सबसे पहला अंतर का आधार है आपका अधिनियम। कंपनी का कौन सा अधिनियम है, कंपनी पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। ठीक है, और साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या न्यूनतम संख्या प्राइवेट कंपनी में कितनी होती है, 2। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें कम से कम 2 सदस्य, और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, 7 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में 200, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 200, तथा पब्लिक कंपनी के लिए अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध। मतलब क्या कहा गया है, प्राइवेट कंपनी में 2 तथा पब्लिक कंपनी में 7 निर्धारित किए गए हैं। मतलब कम से कम 2 प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। और अधिकतम कितने हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं, अधिक से अधिक 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और पब्लिक कंपनी में कोई सीमा नहीं है, पब्लिक कंपनी में कितने भी हो सकते हैं व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2, और अधिकतम संख्या बैंकिंग व्यापार के लिए कितनी हो सकती है, 10, तथा अन्य प्रकार के व्यापार के लिए 20। ठीक, ये आपकी संख्या आपको याद रखनी है। उसके बाद समामेलन या रजिस्ट्रेशन। प्रत्येक कंपनी का समामेलन कराना अनिवार्य है। वैसे मेन होता है पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन इसमें दे रखा है जो क्या होता है, पब्लिक कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, उसके बाद साझेदारी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। मतलब जैसे कोई पार्टनरशिप करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर इसका कराए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका पृथक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी का पॉइंट है। 4th पॉइंट है आपका, उसमें लिखा हुआ है कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक हो जाता है। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी और साझेदारों का जो अस्तित्व है वो क्या हो जाता है, एक अलग अलग हो जाता है। ठीक है, कंपनी का किसी भी चीज़ का प्रभाव उस पर
जो उसके सदस्य है उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है साझेदारी का अपने सदस्यों से कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। साझेदारी का अपने जो सदस्य है उससे पृथक अस्तित्व नहीं होता। अगर किसी को अगर साझेदारी में लाभ हुआ है तो सबको लाभ होगा, अगर हानि हुई है तो सबको हानि होगी। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, दायित्व या लाइबिलिटी। अंशधारी का दायित्व उसके क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित है। जितना जितना अंशधारियों ने क्या किया है, अपने अंश खरीदे हैं, जितने उन्होंने अंश खरीदे हैं उनका उतने ही मूल्य तक उनका क्या रहेगा, उनका दायित्व रहेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा वो पे नहीं करेंगे। लेकिन साझेदारी का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। वे व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से फर्म का ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। मतलब उनको सबको लॉस एक साथ ही मतलब वो क्या बियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है आपका मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध। अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। जो अंशधारी है वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसका प्रबंध उनके द्वारा चुने गए संचालक, जो डायरेक्टर उन्होंने चुना है, मतलब सारे सदस्यों ने मिलकर जो डायरेक्टर चुना है वही क्या होता है, कंपनी को मैनेज करता है। उसके बाद है प्रत्येक साझेदार का प्रबंध में भाग लेने का अधिकार है। साझेदारी में क्या है, सबका भाग लेने का समान अधिकार होता है। सेवेंथ पॉइंट है हित हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक कंपनी के अंशधारियों पर अंशों के हस्तांतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जो पब्लिक कंपनी है वो किसी को भी क्या है, अपने किसी भी कंपनी को अपने जो अंश है वो क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। साझेदारी संस्था में कोई भी साझेदार अपने अंश को किसी बाहरी व्यक्ति को तब तक, मतलब किसी भी व्यक्ति को वो अपने अंश तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक वो सभी साझेदारों से परमिशन ना ले ले। अगर सारे साझेदार परमिशन देते हैं तब वो अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है। 8th पॉइंट है बद्ध करना, मतलब टू बाइंड। प्रत्येक अंशधारी अपने कार्य से अन्य अंशधारियों को बद्ध नहीं कर सकता। मतलब सबका अलग अलग अस्तित्व होता है तो कोई भी एक दूसरे के कार्य में बाधा नहीं बनते। लेकिन व्यापार की साधारण दशा में कार्य करते हुए प्रत्येक साझेदार अपने कार्य से फर्म तथा अन्य साझेदारों को बद्ध कर सकता है, वो बाध्य कर सकता है। जैसे अंश को जैसे एक साझेदार क्या है, अपने अंशों को हस्तांतरण करना चाहता है लेकिन दूसरा साझेदार उसको मना कर देता है तो वो उसको अपने कार्य के लिए क्या है, उसके कार्य के लिए उसको बांध सकता है, ठीक है। 9th पॉइंट है ऑडिट, मतलब अंकेक्षण। सीमित दायित्व वाली कंपनियों के लेखाक्रम का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य है। मतलब ऑडिट जो है उसका कराना अनिवार्य है, कंपनी अधिनियम में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जो साझेदारी के लेखाक्रम का अंकेक्षण किसी भी अधिनियम द्वारा नहीं अनिवार्य नहीं है। मतलब ऑडिट अगर वो कराना चाहे साझेदार तो वो ऑडिट करा सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो वो ऑडिट नहीं करा सकते। उसके बाद आपका 10th पॉइंट है अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट। एक अंशधारी कंपनी से अनुबंध कर सकता है, मतलब अगर वो चाहे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से कर सकता है। एक साझेदार फर्म के साथ अनुबंध नहीं कर सकता, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के साथ क्या है, अनुबंध नहीं कर सकते। उसके बाद 11th पॉइंट प्रलेखों में परिवर्तन, अल्ट्रेशन इन अ डॉक्यूमेंट। कंपनी अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बंधी होती है जो संनियम के अनुसार बहुत ही सीमित अवस्था में बदले जा सकते हैं। मतलब जैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना कार्य करेंगी, उससे बाहर वो अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकती, ठीक। उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसा होता है जैसे उसमें लिखा होता है कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कि उन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए, ठीक है। ये सब बातें उसमें होती है। ये मैं पूरा टॉपिक आपको अलग से समझाऊंगी, ठीक है। इसमें डिफरेंस भी बताऊंगी आपको क्या क्या होता है। उसके बाद साझेदारी, जब चाहे साझेदारी संलेख में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड सब मिलकर बनाते हैं ना, तो उनमें अगर वो कुछ चेंज करना चाहे तो पार्टनरशिप डीड में वो चेंज कर सकते हैं। 12th पॉइंट है लाभ का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का लाभ साधारण सभा के एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर लाभांशों के रूप में वितरित किया जा सकता है। यदि लाभ अधिक हुए तो संचालक गण अंतरिम लाभांशों की घोषणा कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो अंशधारियों को भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है। लाभ का वितरण साझेदारी ठहराव के अनुसार किया जा सकता है तथा पूंजी अनुपात में भी हो सकता है। मतलब अगर साझेदारों ने कोई रखा है कि हाँ भाई लाभ का वितरण इस रेशियो में होगा तो उसमें करेंगे, ना तो पूंजी अनुपात में लाभों का वितरण कर सकते हैं। तो ये 12 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप 12th क्लास में तो आपसे 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आपको पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, आपको ऐसे एज इट इज़ पैराग्राफ बनाने से आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या है, पॉइंट वाइज आपको बेसिस के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस आपको लिखना है।
उसके बाद सबसे पहले आपको डिफरेंस लिखने से पहले आपको इसका मीनिंग ज़रूर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको क्वेश्चन करना है, लास्ट में कंक्लूजन आप लिख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।